प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे औरत का दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसने कब्र में बहुत ही खौफनाक अजाब का सामना किया। जब उसको कब्र में दफनाया गया तो उसके शरीर पर नोटों का बंडल आ जाता और उसमें से सांप और बिच्छू निकल रहे थे। आखिरी यह औरत कौन सी गुनाह कर रही थी? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम भी अनजाने में कोई ऐसी गलती कर रहे हो जो हमें भी भारी पड़ जाए। मैं अपनी बीवी और एक माँ की बच्ची को छोड़कर दुबई चला गया। हर बार जब भी मैं भारत लौटने का जिक्र करता तो मेरी माँ और भाई मुझे अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाकर रोक देते। इसी तरह 10 साल गुजर गए। बीवी को कैंसर हो गया और वह बेचारी मेरी मिन्नतें करती रही कि वापस लौट कर आ जाओ, मगर मेरे सामने मेरे घर वालों की मजबूरियां थी। मेरी बीवी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने चाचू के फोन से छुपकर मुझे मैसेज भेजा कि अब्बू वापस आ जाओ, वरना यह मुझे भी मार देंगे। जब मैं बिना बताए भारत आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था कि मुझे रोजगार के सिलसिले में दुबई आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा था और हमेशा मेरे बाप ने मुझे यही समझाया था कि घर के छोटों की जिम्मेदारियां अब मेरे सर है, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम शान है। मैं यूपी के करीब एक गांव का रहने वाला हूँ। पहले मैं यूपी में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई अम्मी ने बार बार मुझे यह कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में 2 घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वह कोई फरमाइश कर देती तो मेरी माँ उसे ढेरों बातें सुनाती थी। हमारा एक करीबी रिश्तेदार जब से दुबई गया उसके घर के हालात में ज़मीन और आसमान का फर्क आ गया। अम्मी ने मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया था कि बेटा तुम भी दुबई चले जाओ। मैं अपनी बीवी को छोड़कर प्रदेश में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अम्मी अब्बू के दबाव और घर के हालात को देखते हुए मैंने यह फैसला कर लिया। मेरी बीवी को अम्मी अब्बू की तरफ से दिया हुआ जेवर अच्छा खासा मिला। अम्मी ने इसरार करना शुरू कर दिया कि मैं जीनत का जेवर बेचकर अपना बैरून मुल्क रवानी का खर्चा पूरा कर लूं, और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी मैं उसे उसका जेवर वापस बनाकर दे सकता हूं। मैंने यह बात अपनी बीवी से की तो वह हैरान हो गई, क्योंकि मेरे घर के हालात तो ऐसे ही थे कि शादी में थोड़ा बहुत जेवर ही उसे पहनाया गया था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं दुबई पहुंचते ही सबसे पहले उसका जेवर बनाकर दूंगा। उसके 3 भाई थे और वह अकेली बहन थी। उसने इस बात पर मुझे यह जेवर दिया कि यह बात उसके भाइयों को किसी तरह पता ना चले, क्योंकि जीनत जानती थी कि यह बात जब मेरे अम्मी अब्बू तक पहुंच जाएगी तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। खुदा ने जल्द ही मुझे औलाद की खुशखबरी भी दे दी। मेरी माँ का रवैया शुरू से ही अजीब था। वह मेरे मुंह पर तो जीनत का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जीनत जब यह कहती कि अम्मी मुझे बात बात पर डांटती है तो मैं अक्सर चिरताला बेटे के बीच में फूट डालने की कोशिश न करे। हमल के बावजूद घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी जीनत पर ही थी। अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो डॉक्टर मुझे सख्ती से कहती कि उसे इस वक्त आराम और सुकून की जरूरत है, और साथ ही वह मुझे ताकीद करती कि फल और दूध भी इस हालत में खाए जाते हैं। लेकिन मैं दुबई जाने के चक्कर में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने कई माह पहले ही यूपी की एक कंपनी को रिजाइन दे दिया, और इस दौरान मैंने अपना पासपोर्ट और जरूरी कागजात एजेंट को दे दिए थे। जीनत जब भी मुझे किसी चीज को लाने का कहती तो अम्मी परेशान हो जाती, और जब मैं अम्मी से कुछ पैसे मांगने जाता तो मुझे घर के अखरजात की लंबी कतारें दिखा देती, और साथ ही यह कहती कि तुमने नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी कर दी है। जब मेरे सास ससुर को इन हालात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को खर्चा पानी देना शुरू कर दिया। जीनत अब मुझसे नाराज रहने लगी थी। मेरी 3 बहनें थीं और 2 भाई, जिनकी सारी जिम्मेदारी तकरीबन जीनत के कंधों पर ही थी, क्योंकि अम्मी का कहना था कि बहनें बहुत छोटी है और सब घरों में हमेशा छोटी नंदों की जिम्मेदारी बहू की होती है। मेरी अम्मी माशाल्लाह खुद भी सेहतमंद थी। जब भी जीनत किसी काम पर थकने का कहती तो अम्मी गुस्से में कह देती कि तुम काम को हाथ मत लगाओ, मैं खुद ही कर लूंगी, और फिर जीनत शर्मिंदगी से काम में दोबारा लग जाती थी। एक दिन अचानक जीनत की तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेकर गए। खुदा ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा था। मैं और मेरी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन अम्मी ने यहाँ पर भी यह कहा कि हमारे खानदान में तो सबसे पहला बेटा ही होता है,
हम दोनों मियाँ बीवी उनकी यह बात सुनकर चुप हो गए। जीनत के माँ बाप भी अस्पताल में मौजूद थे। अम्मी जल्द ही वापस घर चली आई। खैर मैंने घर आकर अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई बांटी और अपनी बेटी का नाम मदीना रखा। मदीना बहुत ही यारी थी। जब मदीना 1 माह की हुई तो मेरा वीज़ा आ गया। जैसे जैसे रवानगी के दिन नज़दीक आ रहे थे मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर परेशान होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इतनी छोटी सी बेटी और बीवी को छोड़कर इतनी दूर कैसे चला जाऊं। फिर अम्मी अब्बू की तरफ देखता और बहन भाइयों की तरफ देखता तो यही सोचता कि चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे इनके लिए इतना तो करना ही चाहिए। मैं समझता था कि 2-3 साल में हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। जीनत हर वक्त उदास रहती थी और फिर रवानी का दिन आ गया। मेरी बहनें, मेरी माँ और भाई सब मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे और जीनत भी उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि उसे और बच्ची को देखकर मुझे दुबई मुल्क रवानी में मुश्किल होगी, तो इसलिए उसे अपनी बच्ची के साथ घर पर ही रहना चाहिए। मुझे अम्मी की यह बात बहुत कड़वी लगी थी, लेकिन मैं तुरंत चुप हो गया। अपनी बीवी को कमरे में जाकर गले से लगाया, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं उसे दोबारा जिंदा नहीं देख पाऊंगा। मैंने मदीना को प्यार किया और फिर उसे जीनत की गोद में दे दिया। जब मैं घर से निकला तो वह बहुत ही उदास के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और उस वक्त तक मेरी तरफ हाथ हिलाती रही जब तक हम गली का मोड़ मोड़कर सड़क पर नहीं चले गए। माँ बाप और बहन भाइयों की दुआओं के साथ मैं दुबई आ गया। यहाँ मेरे कज़न ने मेरे लिए पहले से ही नौकरी का इंतजाम कर दिया था। यूपी में मुझे 15,000 तनख्वाह मिलती थी, अब यहाँ मुझे इंडियन 50,000 मिलना शुरू हो गए। काम बहुत सख्त था लेकिन मैं दिल लगाकर काम करता रहा। काम के साथ साथ ही मुझे कमरे में मौजूद दूसरे लड़कों की तरह अपनी बारी पर खाना भी बनाना पड़ता था, कपड़े भी धोने पड़ते थे। इस वक्त मुझे घर की शिद्दत से याद आती थी। मैं बाकायदा के साथ घर फोन करता था, सबसे मेरी बात हो जाती। लेकिन जब भी जीनत से बात करना चाहता तो मेरी माँ कमरे में ही बैठी रहती। मैं वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को बड़ा होते देख रहा था और मेरी माँ ज़रूरतों की एक लंबी लिस्ट मुझे सुना देती थी। मेरे भाइयों की तालीम भी जारी थी और घर में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आना शुरू हो गई थी। मेरे अब्बा भी सफ़ेद कुर्ता का जोड़ा पहनकर पूरे गांव में बड़े के साथ सीना चौड़ा करके घूमते थे कि मेरा बेटा बाहर के मुल्क कमा रहा है। मैं जब भी अपनी माँ से पूछता कि वह तनख्वाह में से बचत तो कर रही है ना, यह बात सुनते ही वह शुरू हो जाती कि बेटा क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं, और मैं तुम्हारा एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करती हूँ, तुम्हारी बीवी और बेटी की भी सारी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। और फिर मुझे कहती कि तुम्हारी बहनों के जहेज के लिए अभी से कोशिश करना शुरू कर दी हूँ, तभी जाकर शादी के रोज काम आएंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी माँ जीनत को अलग से मोबाइल फ़ोन लेकर दे, लेकिन मेरी माँ हमेशा यही कह देती कि औरतों को तो आदत होती है मर्दों को परेशान करने की। जरा सी बात होगी और वह तुम्हें परेशान कर देगी, तुम उसकी तरफ से फिक्र मत करो, हम लोग उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। मुझे दुबई में 9 साल होने वाले थे। मुझसे छोटा भाई जो उस वक्त मैट्रिक का तालिब हासिल कर रहा था, उसने पढ़ने से इनकार कर दिया था और साथ ही यह जिद भी बांध ली थी कि उसे ज़मीनों का शौक है। अपनी माँ की यह फरमाइश सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो अपने पास ज़रूरी खर्च रखकर सारी तनख्वाह घर भेज देता था। अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं थोड़ी सी बचत करके पैसे कुछ बढ़ाकर घर भेजना शुरू करूं, क्योंकि दिन रात की बढ़ती हुई महंगाई में अब इस तनख्वाह में घर के ज़रूरत और बच्चों के खर्च पूरे करना उनके बस की बात नहीं रही। साथ ही वह कहती कि तुम्हारी बीवी अलग से खर्चा मांगती है और उसे यह गुरूर होना शुरू हो गया है कि यह घर उसके शौहर की कमाई से चलता है। तुम अपनी बीवी पर जरा सी सख्ती करो और उसे एहसास दिलाओ कि यह तुम्हारा एहसान नहीं बल्कि तुम्हारा फर्ज है। कई बार मैं अम्मी की बताई हुई बातों की वजह से जीनत से लड़ पड़ता और फिर कई रोज उससे बात नहीं करता था। मेरी बेटी मुझे फ़ोन पर ही देखती थी। कई बार ऐसा होता कि जीनत सो रही होती और मैं फ़ोन बंद कर देता। मेरी माँ का कहना था कि वह अपने घर का काम भी नहीं करती, बल्कि सारा काम मेरी बहनें कर लेती है। मैं उनकी यह बातें सुन सुनकर गुस्सा पालता रहा। मुझे यकीन नहीं होता था कि जीनत इतनी ज्यादा बदल सकती है। कभी मैं फ़ोन करता तो अम्मी कह देती कि जीनत अपने मायके गई है, तो इस बात पर अम्मी से नाराज़ हो जाता कि उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर उसे मायके क्यों जाने दिया है।
और जब मैं उसके भाई को कॉल करने की बात करता तो अम्मी मुझे अपनी कसम दे देती और कहती कि बेटा तुम उसे वहां परेशान मत करो वरना तुम्हारे ससुर वाले क्या सोचेंगे कि हमने उनकी बेटी को इतना तंग रखा हुआ है। धीरे धीरे मैं अपनी बीवी से बेजार होने लगा था। दिन रात की मेहनत ने मुझे चिड़चिड़ा और बदमिजाज भी बना दिया था। मैंने अब कम से कम पैसों में गुजारा करना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि मेरे पैसों में अम्मी बचत करके जमा कर रही है और कुछ ही सालों में इतना जमा हो जाएगा कि मैं दुबई छोड़कर वापस हिंदुस्तान चला जाऊंगा और वहां जाकर कोई मुनासिब सा कारोबार करूंगा। 4 साल बाद जब यह बात मैंने अपनी माँ से की तो वह हैरत से कहने लगी, बेटा फिलहाल तो सिर्फ तुम्हारे भाइयों की तालीम और तुम्हारे बाप का इलाज ही पूरा हो पा रहा है, फिर तुम्हारे बीवी और बेटी का खर्चा भी है और तुम कोशिश करो कि अब कोई दूसरी नौकरी ढूंढो। मैं यह सुनकर बड़ा परेशान हो गया। मेरे दोस्त साबिर मुझे बड़ा समझाते कि मुझे अपने घर वालों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने शुरू से ही अम्मी और अब्बा के सामने कभी जुबान नहीं खोली थी और उनकी बात मेरे लिए पत्थर पर लकीर जैसी थी। खैर मैंने इससे बेहतर नौकरी ढूंढ ली। यहाँ पर मेरी तनख्वाह 80,000 के करीब थी। मेरे दोस्त तनख्वाह मिलने के बाद अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाने के लिए चले जाते और मैं ज्यादातर वक्त अपने कमरे पर गुजारता था। जीनत ने अब अपने भाई से कहकर अलग से मोबाइल ले लिया। वह जब भी अपने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश करती तो कोई ना कोई उसके पास बैठ जाता। वह मुझे मैसेज पर कहती कि मैं इंडिया वापस आ जाऊं, यहाँ पर अब सब कुछ है, घर भी ठीक ठाक चल रहा है, आप यहाँ पर ही कोई नौकरी ढूंढ ले। बहाने बहाने से जब मैं यह बात अपनी माँ से कहता तो यह सुनकर गुस्से में आ जाती और फिर रोने बैठ जाती। मेरी बहनें भी अब जवान हो रही थी, उनकी भी शादियां करनी थी और अपने भाइयों को देखकर मुझे यह ख्याल आता था कि आखिर वह कब किसी काम धंधे में लगेंगे। लेकिन अम्मा हर बार यह कहकर मेरा दिल ही तोड़ देती थी कि वह अभी छोटे बच्चे हैं। घर में हर तरह की सहूलियात हो गई थी। मैं चाहता था कि नया मकान भी बन जाए, लेकिन अम्मा चाहती थी कि पहले बहनों की शादी हो जाए और यूं मैं इतने सालों में एक बार भी हिंदुस्तान नहीं जा सका। वक्त बहुत तेजी से गुजरता रहा। मेरे बालों में सफेदी उतर आए। जिन्नत की तरफ देखता तो वह वक्त से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। मेरी बेटी अपनी तोतली जुबान में मुझे बार बार बुलाती और कहती कि सब बच्चों के अब्बू उनके साथ है, आप वापस आ जाए। यह सुनकर मेरा दिल बंद हो जाता और मैं कॉल बंद करके रोने बैठ जाता। परदेश में तन्हा जिंदगी गुजारना निहायत सख्त तजुर्बा था। मेरे दोस्त बड़े अफसोस के साथ मेरी तरफ देखते, क्योंकि वह तो अक्सर छुट्टियों पर घर जाते ही रहते थे। लेकिन मैं जब भी छुट्टियों पर जाने की बात करता मेरी माँ कोई ना कोई मजबूरी निकाल कर बैठ जाती और मजबूरन मुझे अपने टिकट के जमा किए हुए पैसे भी घर भेजने पड़ जाते। मेरी 2 बहनों की बहुत अच्छी जगह मंगनी हुई थी और मैंने उनकी फरमाइश पर ढेरों ढेर सामान इंडिया भेजा। मुझे इस बात की हैरत थी कि मेरी बहनों और मेरे माँ बाप ने मुझे एक बार भी यह नहीं कहा था कि वह मेरे बिना शादी नहीं करेंगे। बस मेरी माँ जज्बाती तौर पर मेरा हौसला बढ़ा देती और कहती तुम्हारे जैसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। मैं वीडियो कॉल पर ही अपनी बहनों की शादी की तकरीब देखता रहा, लेकिन यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरी बीवी और बच्ची बहुत ही मामूली लिबास पहने हुए थे। जब मैंने अपनी माँ से यह बात की तो वह खामोश हो गई और फिर ना जाने जीनत से क्या कहा कि जीनत ने मुझे फोन करना ही बंद कर दिया। मैं यह देखकर बड़ा परेशान होता। कई रोज गुजर जाते, मैं अपनी बीवी और बेटी से बात ना करता। मेरे दोस्तों ने मुझे कई बार समझाया कि मैं घर वालों को बताए बिना हिंदुस्तान चला जाऊं। काश उस वक्त मैंने उनकी बात मान ली होती। एक बार मेरे दोनों भाइयों ने फरमाइश की कि उन्हें आईफोन लेना है। यह सुनकर मैं गुस्से से चीख उठा और कई दिन घर कॉल नहीं की। जब भी घर से कॉल वसूल होती मैं फौरन अपना फोन बंद कर देता। मेरी माँ ने परेशान होकर मेरे कजिन से कहा, उसने मुझसे मिलकर मुझे समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाते और तुम घर फोन करो। चाची ने उन दोनों को समझा दिया है। मैं अपने दोस्त के गले से लगकर रो पड़ा और कहने लगा कि मुझे मेरी बेटी और बीवी की बहुत याद आती है। रफ्ता रफ्ता मैं समझता जा रहा था कि मेरे घर वालों के लिए मैं सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ, जिससे वह हर माह पैसे निकाल लेते थे। इससे ज्यादा उनकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं थी। दुबई की रौनक मुझे अब अपनी तरफ बुलाने लगी। मैंने अब हर रोज घंटों कॉल करना बंद कर दिया। 5 या 6 मिनट बात करता अपनी माँ से कहता कि मुझे मेरी बीवी और बेटी को दिखा दे
और फिर कॉल बंद कर देता। अब मैं अक्सर घूमने फिरने निकल जाता। ऐसे ही एक वक्त आया जब मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। इस तरह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और वह अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। मैं भी अपनी बीवी से दूर तन्हा जिंदगी गुजार रहा था तो बिना सोचे समझे ही राजी हो गया। मैं जानता था कि मैं अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गया था और मैंने सिमरन से शादी कर ली। उसके पास उसके वालिद की छोड़ी हुई अच्छी खासी दौलत थी। मेरी जिंदगी में भी सुकून आ गया और घर में भी एक मखसूस रकम भेज देता था। धीरे धीरे मेरा राब्ता वहां पर कम से कम होता गया। फिर एक रोज मेरी जिंदगी में तूफान आया जब मुझे जिन्नत के भाई का मैसेज मिला कि जिन्नत कैंसर की मरीजा बनकर अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यह सुनकर मेरे सर पर कयामत गुजर गई। मैंने सिमरन से कहा कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे इजाजत नहीं दी। उसने मुझे कहा कि वह मुझे अच्छी खासी रकम देने पर तैयार है कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवा लूँ, लेकिन वह मुझे इंडिया नहीं भेज सकती क्योंकि उसे डर था कि मैं दोबारा पलटकर दुबई नहीं आऊंगा। मैं अजीब कशमकश में मुब्तला था और मैंने अपनी माँ को कॉल की और उसे गुस्से में कहा कि वह मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी का ख्याल नहीं रख सकी। इस बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई और फोन बंद कर दिया। मेरा ससुर मुझे बार बार हिंदुस्तान बुलाता रहा, लेकिन मैं उन्हें बराबर खर्च भेजता रहा, लेकिन साथ ही यह भी कह देता कि मेरा हिंदुस्तान पहुंचना मुमकिन नहीं क्योंकि मुझे कंपनी छुट्टी नहीं देती। जब मैं वीडियो कॉल पर जिन्नत को देखता तो मुझे बेतहाशा दर्द होता। मैं अपनी खूबसूरत और जवान बीवी को छोड़कर दुबई आया था ताकि अपने घरवालों के खर्चे और ख्वाब पूरे कर सकूं। लेकिन इस सफर में मेरी शरीके हयात का क्या हाल हो गया। डॉक्टर कहते थे कि वह ठीक होना ही नहीं चाहती, या शायद कैंसर बहुत बुरी तरह से फैल चुका था। 6 महीने के अंदर ही वह चुपचाप यह दुनिया छोड़कर चली गई। मैं उसकी तदफीन पर भी नहीं जा सका। यह देखकर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे नाता तोड़ दिया और मेरी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ दिया। वह अपनी जवान बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे और मेरे घर वालों को समझते थे और किसी हद तक यह ठीक भी था। मैं कई रोज दुबई में बिना वजह सड़कों पर घूमता फिरता और रोता था। मेरी जिन्नत से रिफाकत सिर्फ 1.5 साल का अरसा ही रही, लेकिन मैं जानता था कि वह खुदा की बंदी मुझे बेतहाशा चाहती थी। मुझे दुबई में 9 साल हो चुके थे। अब मेरी मजबूरी बन गई थी अपने घर फोन करना, क्योंकि मेरी बेटी अब मेरे माँ बाप और भाई बहनों के रहम और कर्म पर थी और इस बात का उन्होंने बेतहाशा फायदा उठाया। अम्मा मेरी बेटी को सामने बिठाकर उससे मेरी बात करवा देती। एक दिन मुझे बताया जाता है कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन उसका खामोश और ज़िद चेहरा मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था और अब भाइयों की भी शादियां होना शुरू हो गई थी। 1 साल और गुजर गया। मेरे 2 भाई भी शादीशुदा थे। अब दोनों भाई भी कमा रहे थे। मैं सिमरन का कारोबार संभाल रहा था। वह मुझे मुकर्रर की तनख्वाह दे देती और साथ ही कुछ रकम मुझे मेरी बच्ची के लिए भी देती थी। कई रोज से मुझे अजीब तरह के ख्वाब नजर आ रहे थे। मुझे नींद में लगता था मदीना मुझे आवाजें दे रही है। कभी वह मुझे बहुत गमजुदा सी किसी वीरान से जंगल में भटकती हुई दिखाई देती और कभी किसी नदी के किनारे बैठी हुई नजर आती। वह बार बार मुझे कहती कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं नींद में डर कर उठ जाता और रोना शुरू कर देता। सिमरन भी मेरी हालत देखकर परेशान हो जाती। ख्वाबों का यह सिलसिला कई रोज तक जारी रहा और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। एक रोज सिमरन मुझे कहने लगी, मुझे लगता है कि जीनत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बेटी मदीना को कोई परेशानी हो। तुम ऐसा करो कि बताए बिना ही हिंदुस्तान चले जाओ और देखो क्या मामला है। मैं सिमरन की यह बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने जीनत की बीमारी में भी मुझे हिंदुस्तान नहीं जाने दिया था। लेकिन अब बात जब मेरी औलाद की थी तो उसने मुझे फौरन इजाजत दे दी। शादी के 6 साल बाद खुदा ने सिमरन को भी माँ का रुतबा दिया था। शायद इसी वजह से उसकी फितरत में इतनी नरमी पैदा हो गई, या शायद वह मुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं फौरन इंडिया के लिए रवाना हो गया। 10 साल बाद जब मैं गांव पहुंचा तो हर तरफ तब्दीली ही तब्दीली आ चुकी थी। मैं गांव को हैरत से देखता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो मुझे पड़ोसी ने बताया कि मेरे घर वाले तो कब का यह घर बेचकर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। मैं हैरान हो गया कि उन्होंने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं किया। मैं पता पूछता हुआ जब अपने वालिद के नए घर पहुंचा
तो यह देखकर हैरान हुआ कि खास कीमती और शानदार घर बना हुआ था और 2 खूबसूरत गाड़ियां भी खड़ी थी। परदेश में गुजारे 10 साल ने मुझे बूढ़ा कर दिया था। जब मैं हिंदुस्तान से गया था तो 25 साल का एक खुश मिजाज शक्ल का नौजवान था, लेकिन अब मैं एक थका हारा मर्द बन चुका था। मैंने जब बार बार बेल बजाई तो कोई भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। वह कोई कमजोर सी बच्ची थी जिसके चेहरे पर एक तरफ जख्म का निशान था। वह बच्ची कुछ देर तो हैरत से मेरी तरफ देखती रही और फिर एकदम मुझे पहचान कर मुझसे लिपट गई। उसे देखकर मुझे भी लगा कि यह मेरी ही बेटी है। मैं तड़प उठा। वह कमजोर और लागर सी बच्ची जिसके चेहरे को किसी चीज से बुरी तरह जलाया गया था, कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी मदीना थी। मैं जो पिछले 10 साल से परदेश में मुसीबतें उठा रहा था, मेरी सगी औलाद मेरे रिश्तेदारों के घर में इस हाल में मौजूद थी। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। थोड़ी देर में एक औरत चमक दमक वाले कपड़े पहने हुए चीखती चिल्लाती हुई आई। उसने मदीना का बाजू पकड़कर झटकते हुए मुझसे दूर करना चाहा और बड़ी बदतमीजी से मुझसे पूछने लगी, कौन हो तुम और इसको गले लगाकर किसका शोक मना रहे हो? मैं यह सुनकर बुरी तरह से तरप गया और मैं अम्मा अब्बा और अपने भाइयों को पुकारता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। वह औरत मुझे रोकती हुई मेरे पीछे ही घर के अंदर आ गई। उस वक्त रात का खाना खाया जा रहा था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब हैरत से मुझे देखते हुए मेरे हाथ में मदीना का हाथ देखकर परेशान हो गए। सबसे पहले अम्मा को ख्याल आया और उदास अंदाज से रोते हुए मेरे गले से लग गई। फिर अब्बा और भाई भी बारी बारी से मेरे गले लगे। मैं उन सबको खड़ा होकर गौर से देखता रहा। अम्मा ने गैर महसूस अंदाज में मदीना का हाथ मेरे हाथ से छुड़वाना चाहा, लेकिन मैंने सख्ती से उनके हाथ को झटक दिया। मदीना खौफजदा सी सिमटी खड़ी थी। वह औरत जो बदतमीजी करते हुए घर से बाहर आई थी, वह मेरे भाई की बीवी थी। मेरी बेटी की हालत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैंने शक्ति से अपनी अम्मा की तरफ देखते हुए पूछा, अम्मा मेरी यतीम बच्चे की यह हालत किसने की है? इसका चेहरा किसने जलाया है? तो अम्मा ने अपने सीने पर 2 थप्पड़ मारे और कहने लगी, बेटा तुझे क्या हम जल्लाद लगते हैं? बच्ची है, शरारत करती है। मुलाजिम खाना बना रही थी तो यह किचन में चली गई। उसके हाथ में तवा था, शायद वह उतार कर नीचे रख रही थी। यह एकदम वहां पहुंची और इसका चेहरा जल गया। मुझे उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि चंद दिन पहले मदीना ने अपने चाचू के फोन से मैसेज किया था कि अब्बू आप वापस आ जाओ, यह मेरी माँ की तरह मुझे भी मार देंगे। इसीलिए मैंने मदीना को सामने करते हुए पूछा, मदीना बेटा तुम बताओ तुम्हें किसने जलाया है? डरो मत, अब मैं वापस आ गया हूँ। मदीना ने डरते डरते अपनी चाची की तरफ इशारा कर दिया। फिर तो मेरे अंदर दबा हुआ बरसों का लावा फूट पड़ा और मैं बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। मैंने अपनी अम्मा और अब्बा से सवाल किया, क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? मैं बरसों तक आपके लिए अपने मुल्क से दूर प्रदेश की शक्तियाँ काटता रहा और पीछे मेरी बीवी लाइलाज होकर मर गई। मैं जब भी वापस आना चाहता था मुझे रोक दिया जाता था। अब भी मुझे कुछ मालूम ना होता अगर मदीना छुपकर अपने चाचू के फोन से मेरे नंबर पर मैसेज ना करती। वह तो शुक्र है कि मेरी दूसरी बीवी ने वह मैसेज मुझे पहुंचा दिया। अगर उसका दिल भी तुम लोगों की तरह सख्त हो जाता तो अपनी माँ की तरह मेरी बेटी मदीना भी किसी रोज तुम्हारे जुल्म का निशाना बनकर इस दुनिया से चली जाती। यह सुनकर मेरे घर वाले हैरान खड़े रहे। फिर एकदम मेरा भाई आगे बढ़ा और कहने लगा, बस भाई जितना तुम्हें बोलना था बोल लिया। इतने सालों बाद घर लौटे हो, अगर इज्जत से घर में रहना चाहते हो तो रहो, वरना अपनी इस बेटी को लेकर यहाँ से चलते बनो। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान हुआ और जैसे कुछ कहने लगा तो अम्मा और अब्बा ने भी बड़ी बेरुखी से उसकी साइड ली और कहा, ठीक है हम माँ बेटा अगर इतने ही जालिम है तो अब हम तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। जब तुम दूसरी शादी कर चुके हो तो तुम हमारी बेटी को तुम्हारी दूसरी बीवी ही पाल सकती है। हमने कोई ठेका नहीं लिया कि तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करे। मैं हैरत से अपने पांव पर कैसे खड़ा था यह सिर्फ मैं ही जानता था। बरसों बाद वतन लौटा एक लंबी मुसाफा तय करके, लेकिन घर भी बदल चुका था और घर वाले भी। फिर मैंने चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर गया, यह सोचकर कि क्या अपने भी इस तरह हो सकते हैं। मैं पागल हो रहा था। मुझे अपने माँ बाप और बहन भाइयों पर कितना एतबार और कितना मान था। टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने एक दोस्त के घर चला गया।
वहाँ कुछ दिन क़याम किया, फिर सिमरन ने मेरी बेटी का पासपोर्ट और वीज़ा बनवा दिया। मैं अपनी बेटी को लेकर दुबई पहुँच गया। सिमरन ने पूरे दिल के साथ मदीना को कबूल कर लिया, लेकिन मैं सब कुछ लुटाकर भी खाली हाथ नहीं खड़ा था। मेरे साथ एक रहमदिल बीवी थी जिसने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, वरना अपनों की बेरुखी ने तो मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया। फिर मेरे कजिन ने मुझे बताया कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया और तुम्हारी भाभी अपाहिज हो गई है। जब तुम्हारी माँ को कब्र में उतारने लगे तो कब्र में आग के शोले निकलने लगे, और आज भी तुम्हारी माँ की कब्र पर सांप और बिच्छू बैठे हैं। तुम्हारी माँ और भाइयों ने दौलत की खातिर तुम्हारी बीवी की जान ले ली और इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे भाइयों का कारोबार में अच्छा खासा नुकसान हुआ और आज वह भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। उनके ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया कि उन्होंने घर गाड़ियां सब कुछ बेच दिया है। मैं अपनी बेटी को गोद में लिए सोच रहा था, जिस दौलत पर उन्होंने कब्जा किया और जिस दौलत की खातिर उन्होंने मेरी बीवी की जान ली और मेरी बच्ची पर जुल्म किए और मुझे घर से निकाला, वह दौलत उनके किसी काम भी ना आई और उनका सब कुछ लुट पिट गया और वह तबाह और बर्बाद हो गए। प्यारे दोस्तों, मेरी इल्तिजा है कि कोई भी भाई अपना मुल्क छोड़कर परदेश की खाक ना छाने, क्योंकि वही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं जिनके लिए आप ऐसा करते हैं। अपना और अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखें। आधी रोटी खा ले लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर परदेश ना जाए। और प्यारे दोस्तों, अगर वाकया अच्छा लगा है तो पहले तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी यह सब वाक्य मालूम होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। शुक्रिया।